नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट का मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। चुनाव आयोग से अभी 2 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन के 11 दलों के प्रतिनिधि मिलकर आए थे और इस मुलाकात में चुनाव आयोग का जो रवैया रहा उससे सारे नेता दुखी नजर आए। आइए जरा सुना देता हूं आपको अभिषेक मनु सिंघवी ने उस समय क्या कुछ कहा था। 2 दिन पहले चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव आयोग पहुंचे और वहां चुनाव आयुक्तों से मिलकर जब निकले तमाम 11 दलों के नेता तो बड़े दुखी नजर आए थे। ये बात यहां दोबारा रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहां से कहानी आगे बहुत बढ़ चुकी है। आइए जरा सुन लीजिए अभिषेक सिंघवी को। हमारा 11 पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे 5 सवा 5 के बाद से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। लगभग 20 लोग साथ गए थे 11 पार्टियों से। पहले जो मुख्य मुद्दा था उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशन लेके आया हूँ, ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी हैं तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर तो भी। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ चुनाव आयोग ने जिस ढंग का बर्ताव किया था इन प्रतिनिधिमंडल से, इन प्रतिनिधियों से, वह आपने सुन लिया। यहां अभिषेक सिंघवी कह रहे थे, बता रहे थे कि कैसे चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि किसी भी दल का जो अध्यक्ष होगा, जो प्रमुख होगा, उसी से हम मुलाकात करेंगे, उसके साथ एक मेंबर और हो, यानी कि हर दल से 2 मेंबर आएगा, एक अध्यक्ष और एक अध्यक्ष के साथ कोई भी आ सकता है। लेकिन यहां साफ साफ एक तुगलकी फरमान टाइप का मामला यह दिखाई दे रहा था। विपक्षी दलों के विरोध के बीच इधर चुनाव आयोग ने फिर साफ किया है कि 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन तो बिहार में किया जाएगा और हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि जो अपनी पहचान देंगे उनका नाम हम सूची में जोड़ेंगे, नहीं देंगे नहीं जोड़ेंगे। यानी जो अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएगा वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अब जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास जन्म तिथि साबित करने का प्रमाण पत्र नहीं है। चुनाव आयोग आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या पेंशन कार्ड को प्रमाण के रूप में नहीं मान रहा है। इसलिए विपक्ष लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आज तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन पहुंचे पटना में और अपनी नाराजगी जताई। वहां से निकल के उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर को टैग करते हुए आज ट्वीट किया सुबह सुबह। उस ट्वीट में तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि गांव-गांव में, ये खबर इसलिए और ये बात इनकी यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि इस ट्वीट से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि गांव-गांव में एक ही गुहार, हमारे पास तो सिर्फ आधार। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर मोदी और शाह की चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही तानाशाही का जीता जागता नमूना है। खबर में जमीनी हकीकत बताते हुए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी इलाके नालंदा तक में सन्नाटा गहराता जा रहा है और चुनाव आयोग की वोटिंग शर्तों को लेकर आम लोगों में गहरा भ्रम फैला हुआ है। कल्याण बीघा, ये
ये एरिया एक गांव है नीतीश कुमार के एरिया का, विधानसभा का, और वहां पर कल्याण विभाग के अधिकतर लोगों के पास अपनी पहचान के लिए सिर्फ आधार कार्ड है, जिसे चुनाव आयोग प्रमाण के लिए मात्र रद्दी कागज मान रहा है। हजारों लोग अपने कागजात लेकर भटक रहे हैं। बीएलओ उनसे कह रहे हैं कि नया प्रमाण पत्र बनवाइए। इस अफरा तफरी में यह सरकार गरीबों के वोट के अधिकतर अधिकार को लूटने में लगी है। करोड़ों लोग रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर हैं, जबकि मात्र 20 दिन का समय कागजात बनवाने के लिए बचा है। ये बात यहां लिख रहे हैं। इससे साफ है कि मोदी नीतीश शाह ने अपनी कठपुतली चुनाव आयोग को गरीबों, दलितों, पिछड़ों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन याद रखिए कि बिहार की जनता लोकतंत्र को ध्वस्त करने के किसी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। इधर पूर्णिया से सांसद, ये अभी आप ट्वीट देख रहे थे माफी चाहूंगा तेजस्वी यादव का, लेकिन पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है। उन्होंने आज कहा है कि 9 जुलाई को चुनाव आयोग के कार्यालय का हम घेराव करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों से की गई अपील में पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार के सभी युवाओं, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और सभी समाज के लोगों से विनम्र आग्रह है कि बीएलओ, जी हां, बूथ लेवल ऑफिसर जो है, बीएलओ भी अपने भाई बहन हैं। वो हमें फोन कर बता रहे हैं कि वो भी सरकार के भीषण दबाव में हैं, प्रेशर में हैं। मतदाता पुनरीक्षण के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वो गांव घर आए तो उन्हें प्रेम से कोई काम न करने दें, उन्हें आराम से चाय पानी दें, बिठा लें, कोई फॉर्म भरने न दें, न फॉर्म बांटने दें, उनके सारे फॉर्म को अग्नि को समर्पित कर दें, उनसे कोई दुर्व्यवहार न करें। वो हमारे अपने ही हैं। वो फिरंगियों के मानस पुत्र सरकार की गुलामी की मानसिकता के शिकार हैं। उन्हें भी इस जुल्मी सरकार के जुल्म से आजाद कराना होगा। पप्पू यादव ने इस पूरे मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आज, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि 9 जुलाई को हम पूरा बिहार बंद करेंगे, हम चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरेंगे, हम आज हाई कोर्ट जा रहे हैं, मामला दायर करेंगे, हम इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस का साथ देंगे, हम कांग्रेस के साथ हैं। आइए जरा सुन लीजिए पप्पू यादव को। जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान के अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान के, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं हो, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये? तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि आधार कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते, वोटर आईडी कार्ड को जो पुराना है वो नहीं मानते, और बिहारियों से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि आप अपना प्रमाण पत्र दो, यानी कि आप इस देश के नागरिक हैं, ये बताइए। ये कह रहा है चुनाव आयोग, और ये बात यहां रख रहे हैं पप्पू यादव। आप जानते हैं चुनाव आयोग ये प्रक्रिया केवल बिहार में नहीं बल्कि अगले साल होने वाले कई राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें भी लागू करेगा। इसमें असम है, तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी शामिल है, यानी कुल 6 राज्य। एक राज्य यहां बिहार चल रहा है और 5 राज्यों में भी और होना है। इसके साथ साथ पूरे देश में चुनाव आयोग का कहना है कि वो ये प्रक्रिया पहली बार नहीं अपना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पहले भी चुनाव आयोग इसी तरह देश की जनता से नागरिकता साबित करने को कहता आया है, या इस बार इस तरह की प्रक्रिया पहली बार हो रही है?
इस बीच AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। बिहार AIMIM के चीफ ने चिट्ठी लिखी है RJD चीफ को, यानी राष्ट्रीय जनता दल के चीफ को, लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा जताई है कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और इसके जरिए हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार को यहां से उखाड़ फेंका जाए। जिस पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। पार्टी AIMIM ने फॉर्मली लालू यादव जी को पत्र लिखा जहां पे महागठबंधन का पार्ट होने की उन्होंने अपनी मंशा बताई और ये भी कहा कि महागठबंधन अगर इंक्लूड होती है ये पार्टी तो वो जो सेक्युलर वोट्स है उसके डिवीजन को रोक सकते हैं। आप कैसे आंकते हो और आपका क्या अगर सजेशन है? देखिए, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का विचार इंडिया गठबंधन में नहीं है कि ओवैसी जी को लेना है कि नहीं लेना है। इस पर किसी तरह की कोई सोच नहीं हो रही और मैं समझता हूं कि कोई भी फैसला होगा तो जो इंडिया गठबंधन है वो सामूहिक रूप से फैसला लेगा, कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी इसका फैसला नहीं लेगी। तो इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से यह फैसला लेगा कि उनको रखना है या नहीं रखना, यानी AIMIM को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है। इस मसले पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और जो वो प्रतिक्रियाएं AIMIM के पक्ष में नहीं आ रही हैं, क्योंकि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसको बिहार के लोग और बिहार में जो महागठबंधन है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में 2020 से मानने लगी है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी असदुद्दीन ओवैसी की जो वहां पर महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। उसमें एक बड़ा रोल इनका भी था क्योंकि मुसलमानों के वोटों को इन्होंने खूब काटा था। लेकिन महागठबंधन में ये शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव आयोग के फरमान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए जो विपक्षी दल हैं, जो उनका कुनबा अभी और बढ़ेगा ये भी तय है। इस बीच चुनाव आयोग पहुंचे थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पहुंचकर जो बातें की हैं उसके बाद मीडिया से चर्चा की। आइए जरा सुन लीजिए मीडिया से चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव कह क्या रहे हैं पटना में। हम लोगों की चिंता है कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है जो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करे। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? हमने एक उदाहरण दिया उनको। मेरी पत्नी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। पिछली बारी 3 महीना पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया और वोटर आईडी के लिए देने के लिए हमने जो है आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पे उनका वोटर लिस्ट बना। तो क्या आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया,
तो इस बार आधार कार्ड को आपने क्यों एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से? तो इसको इंक्लूड कीजिए। और बाकी तो जितने सवाल हम लोगों ने उठाए हैं वो आप सब लोगों के समक्ष है ही। देखिए, सबसे पहले बात, बिहार राज्य के चुनाव आयोग को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, केवल सुनने का अधिकार है और फॉरवर्ड करने का अधिकार है। निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को है, और उनका कौन निर्णय ले रहे हैं ये हम सब जानते हैं। तो सुन रहे थे आप तमाम बातें यहां अपनी रखते हुए तेजस्वी यादव, और कह रहे हैं कि आप मेरा ही देखिए, मेरी पत्नी 3 महीने पहले वो वोटर बनी है और अब और जिस आधार पर वोटर बनी है अब वो उस आधार वो नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये मामला वोटर आईडी कार्ड का नहीं है दोस्तों, ये मामला आपकी पहचान का है, आपकी नागरिकता का है। यहां चुनाव आयोग आपकी नागरिकता खोज रहा है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आप वोटर बन सकते हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं। इससे पहले आपके पास जितने डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से भी 3 प्रमुख डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड जिसके इर्द गिर्द पूरी सरकार नचाती रही देश की जनता को, उस आधार कार्ड को कचरे के डब्बे में डलवा दिया। उसके बाद पेंशन कार्ड, अगर जो आप पेंशन ले रहे हैं उसको भी नहीं। अगर आप गरीब हैं और आप मनरेगा जॉब कार्ड यानी मनरेगा के तहत आपको नौकरी मिली हुई है, कुछ काम करते हैं 180 दिन साल में, उसको भी नहीं मान रहे हैं, तो आप मानेंगे किसको? मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट को। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी 10वीं पास आप हैं कि नहीं हैं? बिहार में मात्र 15% लोग हैं जो मैट्रिक या मैट्रिक से ऊपर वाले हैं। कैसे होगा आखिर? चलिए, कैसे होगा और इसके पीछे क्या कारण है, इस वोटबंदी के पीछे कारण क्या है, उसकी तहकीकात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि महागठबंधन का जो अल्टीमेटम है वो क्या है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा समझूं आपसे कि आखिर चुनाव आयोग चाहता क्या है? चाहता क्या है? जी बहुत कल अच्छा को सवाल आप है। साबित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है? हम ही नहीं, हो सकता है कल को चुनाव आयोग 140 करोड़ लोगों से उनकी नागरिकता का प्रमाण मांगने लगे। चुनाव आयोग क्या चाहता है, इसका बहुत सीधा और सरल उत्तर है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की चाकरी करते हुए उन्हें सत्ता के राजप्रासाद तक ले जाना चाहता है, जिसमें वे अपने दम पर सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, बिहार की बात चल रही है, अभी पप्पू यादव ने भी कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा, आपने भी बताया, लगातार कई दिनों से हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं। एक आंकड़ा आपने मैट्रिकुलेशन का बताया, बिहार में कितने लोग हैं। कुछ और बातें हम जान लेते हैं। जो 11 प्रावधान चुनाव आयोग ने किए हैं, जो दस्तावेज मांग रहा है, उसमें से बिहार में कुल 2.4% लोगों के पास पासपोर्ट है। जन्म प्रमाण पत्र 2.8% लोगों के पास है। सरकारी नौकरी का पहचान पत्र 5% लोगों के पास है। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ 16% लोगों के पास है। अब बचा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मैट्रिकुलेशन वाला। ये हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है, वो आंकड़े कृष्णकांत ने जारी किए, वहां से लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं। बिहार में 50 से 55% लोग मैट्रिक पास नहीं है। आप ये बताइए, नागरिकता साबित करने के लिए कहां से लाएंगे ये सारे प्रमाण? और जैसा तेजस्वी ने कहा कि आधार कार्ड पर्याप्त है, उसमें तो फिंगरप्रिंट भी है। इसमें सबसे बड़ी चीज है जो आप आंकड़े दे रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि 16% लोग जो हैं वो इनके पास है, 16 से बचे हुए लोगों के पास ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। अगर सपोज और 15% हो गए, यहां मिक्स है, जिनके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री भी है, जिनके पास पासपोर्ट भी है, जिनके पास और भी तीसरी चीज है, यानी कुल जमा 20 से 30% लोग ही यहां पास होते हुए नजर आते हैं। बाकी जो फेल होंगे वे भारत के नागरिक ही नहीं बचेंगे फिर तो। जी,
क्योंकि एक तरह से भारत का निर्वाचन आयोग नागरिकता का प्रमाण मांग रहा है। और तेजस्वी यादव ने ठीक कहा कि जब आधार कार्ड है जिसमें फिंगरप्रिंट है, जिसमें आंखों का छापा है, सब कुछ है, और सरकार ने उसको अनिवार्य किया हुआ है हर चीज में, उसके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिस ताबड़तोड़ तरीके से पहले 28 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि 1 लाख वॉलंटियर्स इस काम में लगेंगे सघन पुनरीक्षण में, फिर अभी शायद कल 3 जुलाई को कह दिया कि 5 लाख लोग लगेंगे। कहां से आए 3-4 लाख लोग, अचानक कहां से बढ़ गए? ये कौन है वॉलंटियर, इनकी पहचान क्या है? क्या ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले संघ के कार्यकर्ता हैं जो इस काम में लगेंगे? इनकी कब ट्रेनिंग हुई? इन्हें कब इसके लिए प्रशिक्षित किया गया कि कैसे फॉर्म भरवाना है, कैसे घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर उनका पुनरीक्षण एक बार होगा, फिर वे जमा होकर उनका टेबुलेशन होगा, उसकी कोई सूची बनेगी। कौन है ये लोग? अचानक कहां से आ गए 4 लाख 5 लाख लोग? कल को चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही स्वयंसेवक बनाकर, इसमें वॉलंटियर बनाकर लगा देगा, और अंततः पूरे देश के सामने ये चुनौती आने वाली। और सबसे गंभीर बात यह है कि हमारा चुनाव आयोग जिस तरह से राजनीतिक दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ सलूक कर रहा है, वो सीधे सीधे एक तानाशाही व्यवस्था का सूचकांक है। उसको आप ये मानकर चलिए, वो इंडेक्स है, वो बता रहा है कि अब सरकार और सरकार की स्वायत्त शासी एजेंसियां ये सीधे सरकार के नियंत्रण में नहीं, हम सब जानते हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं। उसके बावजूद वे सत्ता से अलग दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ जो व्यवहार कर रही हैं, जिस तरह उनके साथ पत्राचार हो रहा है, जिस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार बैठक में हो रहा है, फिल्मी डायलॉग दिए जा रहे हैं कि अब ये नया चुनाव आयोग है, तो नया चुनाव आयोग क्या मोहल्ले का, गली का गुंडा बन गया है? इस तरह का जब सलूक होता है तो समझ में आता है कि सत्ता के मंसूबों को पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग एक औजार के रूप में अपना इस्तेमाल होने दे रहा है, और वो भी खुशी खुशी। उसकी जिम्मेदारी उसकी नजर में तो सब बराबर होना चाहिए, सरकार में बैठी पार्टी हो या विपक्ष के लोग हों। तो अभी जब ये, और अंतिम बात जो हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, इतना कम समय है, बाढ़ आई हुई है, प्रशांत जी बार बार याद दिलाते हैं, इस वक्त 75% क्षेत्र बिहार का बाढ़ से जूझ रहा है। प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी लोगों को राहत देने की है, और इस काम में अभी अगर लगेंगे तब तक चुनाव आ जाएगा, तो ये सारा काम कैसे पूरा होगा? बड़े सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार के लिए, सरकार की मर्जी के लिए अपना इस्तेमाल होने दे रहा है। जी राजीव जी, इस बीच एक प्रेस रिलीज आई है चुनाव आयोग की। प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग लिख रहा है कि हमने 1.5 करोड़ हाउस होल्ड्स को, यानी घरों में, परिवारों में 1.5 करोड़ परिवारों के पास हम पहुंच गए हैं, और इस 1.5 करोड़ परिवार का मतलब है 6,86,17,932 लोगों के बीच हम पहुंच गए। टोटल मतदाता 7,90,00,000। चुनाव आयोग, ये अभी की प्रेस रिलीज है, 7,90,00,000 इस ढंग से है, 7,89,69,844 नियरली 7,90,00,000। इतने में से 6,86,00,000 के बीच हम पहुंच गए। ये 3 दिनों में इतने लोगों को हमारे बीएलओ ने फॉर्म बांट दिया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं उनसे लेने का, फॉर्म भर के वो देंगे, वो लेने का। ये लंबा चौड़ा इनका जो इनकी विज्ञप्ति है, प्रेस रिलीज है, थोड़ी देर में हम इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि 3 दिनों में प्रशांत जी ये ऑलरेडी पहुँच गए हैं। ये बता रहे हैं कि हम ऑलरेडी 87% घरों को हमने कवर कर लिया, बिहार को कवर कर लिया, ये बता रहे हैं। हम पहुँच गए, हमारे बीएलओ पहुँच गए। लेकिन भाई साहब, जिनको फॉर्म भरना है, आप तो डाकिए का काम कर रहे हैं। आप गए और डाक आपने खटाखट सब जगह डाल दिया, लेकिन उसको लेकर फॉर्म भरना कितना मुश्किल होता है। हम लोग तो एग्जाम के फॉर्म भरते थे तो कितना ध्यानपूर्वक करना पड़ता था। यहां तो नागरिकता साबित करनी है,
यहां मामला वो है ही नहीं प्रशांत जी कि हमको वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है। यहां कल को इस आधार पे सरकार बोले कि तुम यहां के नागरिक नहीं हो, जाओ बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान, जाओ म्यांमार, फिर कैसे होगा? ये तो अपने आप में एक दूसरा रास्ता है। प्रशांत जी, मताधिकार से वंचित नहीं होंगे। कल सरकार ये भी लाएगी कि जो इलेक्टोरल रोल में नहीं है उनको मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं बनेगा, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, उनके बैंक अकाउंट नहीं खुलेंगे। फिर क्या होगा? और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने लिस्ट बता दी, आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं लिस्ट में, एक बात का ध्यान रखिए कि पहली बात कि सभी, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है 7 करोड़ 90 लाख, तो लगभग 8 करोड़ लोगों का नाम उसमें से नहीं है। ये नया सिरे से बन रही है लिस्ट। पहली बात तो सबको नागरिकता साबित करनी है, सबको। 87 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपने माता पिता का भी देना है, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और केवल वो एफिडेविट में नहीं देना है कि हमने बता दिया कि यहाँ पैदा हुए थे, उसका प्रमाण देना है। ये कहाँ से होगा? ये कहाँ से होगा? तो ये सबसे बड़ी जो विडंबना है उसमें ये दूसरी सबसे बड़ी बात राजीव जी है कि तमाम पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, कोई इलेक्शन कमीशन से मिल रहा है, कोई कह रहा है बिहार बंद करेंगे, विरोध चल रहा है चारों तरफ। बीजेपी क्यों नहीं मिल रही है चुनाव आयोग से? बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि बीजेपी के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। ये मेरे अंदर भी आ रहा था प्रशांत जी, मैं पूछने वाला था कि बीजेपी के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, एनडीए के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी को या एनडीए के लोगों को क्यों आपत्ति नहीं है? मतदाता तो ऐसा तो है नहीं कि उनके मतदाता अलग होंगे, उनका कोई पुनरीक्षण नहीं हो रहा है, उनका नाम नहीं, उनके अलग हैं बिल्कुल। 125 सीटें एनडीए की पिछली बार वो बिल्कुल फिक्स है, ऐसा है क्या? देखिए, ये प्रोसेस अभी ऑन है, लेकिन इस प्रोसेस के पूरे आप अगर प्रोसेस का खाका आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम कटने जा रहे हैं। चाहे वो बिहार में ना रहने वाले बिहार के लोग हों, जो दिल्ली, मुंबई या केरल या तमिलनाडु या देश के दूसरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं और रह रहे हो या विदेशों में रह रहे हो, उनके नाम कटने जा रहे हैं। क्योंकि 3 महीने तक आपको उस एड्रेस पे दिखना है जहाँ पे आपका वोटर आईडी आप दे रहे हो या जहाँ पे आप क्लेम कर रहे हो कि आप वहाँ रहते हो। तो बड़े पैमाने पर अगर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटने जा रहे हैं तो इसकी चिंता बीजेपी क्यों नहीं है? क्या बीजेपी को ये इत्मीनान है कि उसके मतदाता नहीं कट रहे हैं, या ये बीजेपी के साथ या सरकार के साथ मिलकर ये काम हो रहा है? ये सवाल खड़े होते हैं। अब जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जिसको तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया है सुबह आज, और जिसको लेकर वो बात भी कर रहे हैं, उसमें एक बात और देखिए, और कल ये बात हमने आपके शो में की थी कि इसमें बीजेपी के साथ जो एलाइज हैं उनके गठबंधन में शामिल हैं, बचेंगे वो भी नहीं। नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूंसी के तमाम लोग कट रहे हैं। तो केवल विपक्षी लोगों पर निशाना नहीं है, निशाना बीजेपी के गठबंधन के लोगों के ऊपर भी है। और सबसे बड़ी बात, खुद चुनाव आयोग जब विपक्षी पार्टियों से मिला तो उसने संकेत दिया कि 2 करोड़ लोग तो कट सकते हैं। तो वो 2 करोड़ लोग जो कट रहे हैं नाम, वो 2 करोड़ में बीजेपी की नींद क्यों नहीं टूट रही है? जी, ये सवाल बड़ा है जो कि पूछना चाहिए, क्योंकि वो क्यों नहीं जा रहे चुनाव आयोग, और ना बिहार, ना पटना में जा रहे हैं, ना दिल्ली में जा रहे हैं, ना सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है। कोई सुगबुगाहट नहीं है कहीं से नहीं। अगर
राजीव जी, देश के एक राज्य के लगभग पूरे नागरिकों को, वयस्क नागरिकों को नागरिकता अगर साबित करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भारत सरकार का भी सवाल उठता है ना इसमें, कि उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको भी चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष है और स्वतंत्र है सरकार से, तो सरकार को भी कहना चाहिए कि भैया आप कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। हमारे ही दिया हुआ जो डॉक्यूमेंट है उसको आप नहीं मान रहे आधार को। अब इसमें 2-3 सवाल और खड़े होते हैं। जो लोग खामोश है उनके लिए मैं कह रहा हूं, बिहार के बाहर रहने वाले जो बिहार के लोग हैं, उसमें बहुत से मजदूर वर्ग के हैं, बहुत से गरीब वर्ग के लोग हैं, बहुत से कारीगर हैं, छोटे व्यापारी हैं, लेकिन बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बड़े पदों पे लोग हैं, संपादक हैं, मीडिया में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, कॉर्पोरेट जगत में हैं, प्रोफेसर्स हैं। उन सारे लोगों के ऊपर भी बिजली गिरेगी, बस वो भी नहीं पाएंगे। अब उसमें एक 11 डॉक्यूमेंट में एक है कास्ट, जो डॉक्टर राकेश पाठक बता रहे थे कि कास्ट कितने % लोगों के पास है सर्टिफिकेट। वो तो कास्ट सर्टिफिकेट जितने लोगों के पास है उसमें अधिकांश लोग तो वंचित समाज के होंगे। हिंदू अपर कास्ट तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता ही नहीं है, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं, उसको आधार उसका माना नहीं जाएगा, राशन कार्ड उसका माना नहीं जाएगा, इलेक्शन कमीशन का इशू किया हुआ वो माना नहीं जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट कितने लोगों के पास है हम सब जानते हैं। तो इसके लपेटे में बड़े सारे लोग आ रहे हैं और इस पे बिहार में व्यापक इसका आंदोलन होना चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, जी, अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि आप सरकार के ही प्रमाण पत्र को न माने तो कौन से प्रमाण पत्र मान रहे हैं। अब उसमें एक और झमेला है, वो झमेला आप सोचिए, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, गरीब है, किसान है, जिनकी रुपाई चल रही है, बारिश का मौसम है, धान की फसल की रुपाई चल रही होगी। अभी तक हम जब वोटर आईडी कार्ड बनवाते थे तो इलेक्शन कमीशन हमारी फोटो खींचता है, अब फोटो देनी है पासपोर्ट साइज। अब आप सोचिए गांव में कहां वो कौन फोटो खींचेगा, कौन उसका प्रिंट आउट निकालेगा। ये आसान काम है एक गरीब मजदूर किसान के लिए। फोटो भी देनी है, वो भी कंपल्सरी है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इधर हमारे साथी धनंजय कुमार जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आना चाहता हूं पहले सुनील जी आपके पास एक कमेंट आपसे भी, जो कुछ चल रहा है इस पे, और उसमें भी अब तो नागरिकता आपको, हमको, हम सबको साबित करनी पड़ेगी, ये दिख रहा है, ये तो शुरुआत है। धन्यवाद राजीव जी। तो आप साबित नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। आपसे कहा जाएगा कि आप जन्मस्थान का प्रमाण पत्र तो, नहीं दे सकते। सुनील जी, हम तो बाहर निकल लेंगे, लेकिन उन लोगों का सोचिए। नहीं, सवाल है ना कि आप दिल्ली में ही बैठ करके नहीं दे पाएंगे। जी, आप अपने जन्म स्थान का प्रमाण कुछ भी आपके पास नहीं है। मेरे पास तो मेरे माता पिता का ही प्रमाण नहीं है, दोनों दुर्भाग्य से दिवंगत हो गए। और कोई तरीका यह निर्वाचन आयोग बता दे कि कौन सा तरीका है जिससे आप ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, वो भी नहीं बता रहा है ये। और आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं सक्रिय है, तो बीजेपी को पता है कि वो अपने मतदाताओं को अपने में जोड़ लेगी। उसी को इन डॉक्यूमेंट्स को हम आप बैठ के जांचेंगे नहीं, कोई इसमें थर्ड पार्टी नहीं है। ये जो बीएलओ हैं, ये लोग हैं, ये उनसे अपना ये काम करा लेंगे कि जो उनके मोहल्ले का जो उनका वोटर है वो लिस्ट में रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा। हमको बीएलओ को देखना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वह मान्य है या नहीं है, या एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हमारे आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को नहीं मानेगा, मेरे द्वारा दिए डॉक्यूमेंट को मान लेगा। जी,
इसको लेकर के वो मुतमईन है। सवाल इस बात का है कि जो यह कि किसी एक दल विशेष का सवाल नहीं है। आपने ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम है। निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी नागरिकता की पहचान करना नहीं है। नागरिकता की पहचान के लिए सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से, तटस्थ रूप से, पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने की है। यह कोशिश करने की है कि जितने भी अहर मतदाता हैं वह मतदाता सूची में हों। यह कोशिश करनी है कि मतदाताओं को एक सुरक्षित वातावरण में मतदान करने का अवसर प्राप्त हो। उसको केवल ये जानने का अधिकार है कि वह जो मतदाता है वह इस इलाके का रहने वाला है या नहीं है, और वह उसकी जन्मतिथि के अनुसार वह 18 साल का हुआ है कि नहीं हुआ। जिस देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए 21 साल से घटा करके मतदान की उम्र 18 साल की गई, उस देश में यह कोशिश की जा रही है कि मतदाताओं के नाम कैसे कट जाए। निर्वाचन आयुक्त ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा कि आप जिस जगह रह रहे हैं आप वहीं मतदान करने की कोशिश कीजिए। जिस जगह पे आपका मकान है या घर है या जमीन है वहां मतदाता बनने का प्रयास मत कीजिए। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है जी। और एक साफ साफ कर दिया है कि कितने लोगों के नाम कटेंगे। यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं मोतिहारी वोट देना चाहता हूं कि मेरा नाम मेरी वोटर लिस्ट मोतिहारी में रहे। पैतृक स्थान वहां है, पैतृक स्थान वहां है, हम वहां रहेंगे। पैतृक स्थान मेरा वहां है। और तो ये ज्ञानेश कुमार जी कौन होते हैं तय करने वाले, और क्यों तय करेंगे आप? ये मताधिकार से वंचित करना नहीं है तो और क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? अब मतदाताओं से मताधिकार नहीं छीन रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? और जो सार्वभौम डॉक्यूमेंट है, आपने कहा, मैं मानता हूं कि आधार कार्ड नागरिकता का पहचान नहीं, बिल्कुल सही है। निवास का प्रमाण पत्र तो है, और अगर निवास का ही प्रमाण पत्र नहीं है तो किस बात के लिए है? क्यों आपने आधार कार्ड दे रखा है लोगों को? आप सिरे से खारिज कर दीजिए। आप उसको निवास का प्रमाण पत्र मानते नहीं है, पहचान का प्रमाण पत्र मानते नहीं है, उम्र की पहचान पत्र आप मानते नहीं है। आपने क्यों उसमें डलवाया? जब आप याद कीजिए, शुरुआती दिनों में केवल बर्थ ईयर लिखा जाता था। बाद में संशोधन करके आया कि आप पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखवा सकते हैं। संशोधन करने का अधिकार दिया गया। क्यों दिया आपने? और वो अभी नहीं है कि मनमाना है। आप वहां जाएंगे अपने मतदान के आधार केंद्र पर, तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा कि जो आप अपने जन्म स्थान का दावा कर रहे हैं। तो अगर वो आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि अंकित है, अगर आधार कार्ड में जन्म स्थान या पता रहने का पता अंकित है, तो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे आप? वो इसका कारण क्या है? ये भी नहीं निर्वाचन आयोग बताता। जिस राशन कार्ड के आधार पर 80 करोड़ जनता को यह केंद्र की सरकार सीना ठोक करके अनाज दे रही है, उस राशन कार्ड को आप नहीं मांगेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आज जाके अपन बना लिए। परिवारों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी राशन कार्ड बना हुआ है, उसको भी आप नहीं मानेंगे। आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मानेंगे, जो कानूनन एक वैध डॉक्यूमेंट है, और इस बात का भी डॉक्यूमेंट है कि आप कम से कम वयस्क हैं, क्योंकि वयस्क नागरिक को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। उसमें भी आपका पता लिखा हुआ है, उसको भी आप नहीं मानेंगे। और आपने नियम बना रखा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बाई पोस्ट आएगा, आप हाथों हाथ नहीं ले सकते। यानी कि एक बार वो सरकार प्रमाणित करती है कि आप जो पता आप लिखवा रहे हैं उस पते पे आप रह रहे हैं जी। यह भी सुनिश्चित करती है। आप उस डॉक्यूमेंट को भी नहीं मानेंगे। सवाल इस बात, और आप कह रहे हैं कि आप जमीन का डॉक्यूमेंट दीजिए। कितने लोगों के पास जमीन है बिहार में? यह आंकड़ा तो बिहार की सरकार के पास है। बिहार उस राज्य में शामिल है जिसने अपने नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक आंकड़े इकट्ठे किए हैं। क्या उसके पास कितने भूमिहीन लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग मैट्रिक पास है, सब डेटा उसके पास है। कुल हाई स्कूल पास, जन्म प्रमाण पत्र रखने वाले लोग, पासपोर्ट रखने वाले लोग, सरकारी नौकरी के डॉक्यूमेंट रखने वाले लोग, कुल की संख्या 15%। सब जोड़ दीजिए आप, जिसमें किसी 2% है, कोई 3% है, कोई 4%, लेकिन सबको आप 15% में शामिल कर लीजिए। बाकी 85% का क्या होगा? दूसरी चीज कि आप इतनी कम अवधि में, एक तो सबसे आपत्तिजनक बात है कि नागरिकता के अभियान को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है।
ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम। दूसरी चीज, अगर आपको ये अभियान चलाना ही है, आपने आप वोटर लिस्ट को अद्यतन करना चाहते ही हैं, तो आप पहले उन राज्यों में कर लेते जहां पर एक साल 1.5 साल बाद चुनाव है, 2 साल बाद चुनाव है, पूरी प्रक्रिया सबके सामने आ जाती। जिस राज्य में 2 महीने के बाद चुनाव है, वह चुनाव कराना आपकी संवैधानिक बाध्यता है, वहां 1 महीने में 8 करोड़ लोगों का नाम आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं? जी, कौन सा मैकेनिज्म आपके पास है? और जो ये दावा कर रहा है, जिस प्रेस विज्ञप्ति की आपने बात की कि 85% लोगों का इन्होंने वितरित कर लिया, या रिसीविंग दे सकते हैं क्या 85% लोगों का? पूरे राज्य से शिकायत आ रही है 87%। 87% जी, 87% लोगों का, क्या निर्वाचन आयोग उसमें से केवल 20% लोगों का दे दे कि ये देखिए सबकी रिसीविंग मेरे पास है, ये रिसीविंग है मेरे पास, और सबके रिसीव करा करके हमने दिया हुआ है। बांट देना और उपलब्ध करा देना 2 अलग अलग चीजें हैं। अब ये अखबारों में रिपोर्ट है, और आप बात करके देख सकते हैं कि बीएलओ कह रहा है कि हमको कम संख्या में वो ये फार्म दिए जा रहे हैं। नियमानुसार 2 फार्म होने चाहिए एक मतदाता के पास। एक पर रिसीविंग आपको देनी है, जो आप उसे रिसीव कराएंगे, और एक अपने पास रखेंगे। कितने लोगों को आपने दो दिया? यह शिकायत मुख्यमंत्री तक के निर्वाचन क्षेत्र में है। तो यह बिहार में जो चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों से मिला है, घोर आपत्तिजनक है। इन शिकायतों के साथ निर्वाचन आयोग के से व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। आप अगर आपके काम निर्वाचन करवाने की है, और निर्वाचन से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ही आपका संवाद नहीं होगा, तो किससे संवाद होगा? जी, किसके लिए काम कर रहे हैं आप, और क्यों कर रहे हैं? सार्वजनिक पैसे से इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों चला रहे हैं? फिर तो इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। आप आप कह रहे हैं कि केवल पार्टी के अध्यक्षों से मुलाकात होगी, तो फिर एजेंट किस बात के लिए होते हैं? एजेंट का प्रावधान तो निर्वाचन आयोग ने कर रखा है। पार्टी का संगठन किस बात के लिए होता है? क्या निर्वाचन आयोग अगर किसी पार्टी का चुनाव न हो, उसका संगठन न खड़ा हो, उसको काम करने देगा क्या? क्या नियमानुसार आवश्यक नहीं है कि आपके पास एक संगठन होना चाहिए, उस संगठन का चुनाव होना चाहिए, समय समय पर चुनाव होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको निर्वाचन आयोग को देना है, और आप कहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष से मिलेंगे? तो ये जो संगठन बनाने का काम है, उससे आप राजनीतिक दलों को मुक्त कर देंगे। कौन सा तरीका आपने अपना लिया है? आप निर्वाचन की प्रक्रिया को बेहतर करना चाहते हैं, आप निर्वाचन की प्रक्रिया में जितने मान्य लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, या किसी एक दल विशेष को सत्ता सौंपना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर आप निर्वाचन आयोग के रूप में अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मतदाता सूची में सभी मतदाताओं के नाम शामिल हो, और यह तरीका आपको अपनाना होगा कि अगर केवल 2 चीजें आप प्रमाणित कर दें, ये डॉक्यूमेंट जो मान्य डॉक्यूमेंट है उसको आप नहीं स्वीकार करेंगे, ये नियत सही से संदेह। और इस बात को निर्वाचन आयोग कह भी रहा। आपने किस गणना के आधार बता दिया कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे? कौन सा जादू आपके पास है? पीसी सरकार ने कौन सा आपको कुछ जादू सिखा दिया कि 2 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे? क्यों कटेंगे भाई? 8 के 8 करोड़ क्यों नहीं रहेंगे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम एक मतदाता का नाम मतदाता सूची में रखेंगे? आपको नियत में संदेह होने लगा। अगर आप एक व्यवस्थित व्यवस्था चला रहे हैं, तो आपका बयान नहीं होना चाहिए कि किसी मतदाता का नाम नहीं छूटेगा। अगर किसी को समस्या आएगी तो निर्वाचन आयोग उसको सहायता पहुंचाएगा, हर तरह के सहयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए जाएंगे। आप बयान इस तरह क्यों नहीं देते? और दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये बता दिया कि आपको माता पिता के प्रमाण पत्र देने होंगे। जो सिंगल मदर जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? जो अनाथालय में पला हुआ है उसका क्या होगा? जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया वो कहां से लाएगा? जिसको पड़ोसियों ने पाल पोस के बड़ा कर दिया उसका क्या होगा? उनको मतदान से वंचित कर देंगे आप? इस बात के लिए आप बने हुए हैं। आप एक जिम्मेदार निर्वाचन आयोग का यह वक्तव्य हो कि एक मतदाता मतदान की प्रक्रिया बांट लेगा, कोई मताधिकार से वंचित नहीं होगा। इतने सवालों से जो काम सुनील जी, इतने सवालों के बीच एक सवाल और कर दीजिए। सब लोग मिलके ये कहें कि ज्ञानेश कुमार जी, आप अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। आप अपना और नहीं, राजीव जी
जन्म प्रमाण पत्र तो मिल जाएगा, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र, जन्म स्थान का, जी आप जी, किस जगह जन्म स्थान का, किस जगह पैदा हुए हैं, जन्म स्थान का, बिल्कुल जन्म बिल्कुल। स्थान का प्रमाण पत्र। अगर वो बनवा दे तो हर नागरिक बनवा लेगा नियमानुसार। हाँ, अगर वो बनवा, बिल्कुल। सवाल इस बात का है, मैं मानता हूं ज्ञानेश कुमार की जो परंपरा है, मजबूत परंपरा है, उनके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बेटी आईपीएस अफसर है, ठीक है, लेकिन जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लाइए आप। सवाल है कि जिस दौर में ज्ञानेश कुमार जी पैदा हुए, उस दौर में जन्म प्रमाण पत्र की व्यवस्था ही नहीं थी। संस्थागत प्रसव कहां होता था? आज होने लगा ना, वो भी पढ़े लिखे लोग। आज भी बिहार में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना है? 20%। आप इस देश ने, बिहार सरकार भी उसमें शामिल है, गांवों में एएनएम को प्रशिक्षित किया कि आप घरों में उसका सुरक्षित प्रसव करा लें। क्यों किया आपने? क्योंकि उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, आज भी नहीं है जी। आपने क्या बिहार में गांव में, ग्राम सभाओं में, क्षेत्र पंचायतों में अस्पताल बना दिए कि जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला है वो अस्पताल पहुंच जाएगी? पहुंचा देंगे आप? कौन से व्यवस्था? अगर आप इस तरह की व्यवस्था लागू हो चुकी होती कि बिहार राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, पिछले 20 वर्षों में जो लोग पैदा हुए हैं, 25 वर्षों से पहले पैदा हुए हैं, वो सबका संस्थागत प्रसव है, हर एक व्यक्ति अस्पताल में पैदा हुआ है। आप कह सकते हैं आपका सही नहीं है और ये संभव भी नहीं था, और आज आप कह रहे हैं कि जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लाइए। जन्म स्थान का प्रमाण पत्र कौन ला सकता है? मैं कह रहा हूं कि हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं ला सकता। जन्म तिथि की मिल जाएगी, और जन्म तिथि वो भी मिलेगी अगर आप हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मानेंगे। आप कहिए कि नहीं गांव से लिखवा के लाइए, तो कौन गांव का लिख के देगा आपका? एक सवाल और भी है, जब आप एक सवाल और भी है सुनील जी, कि जिनको भारत की नागरिकता दी गई, क्या वो भारत के वोटर नहीं हो सकते? चलिए, कुछ लोगों को तो आप बाहर से लेके आए हैं। नहीं, सवाल इस बात का है कि अगर आप मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घुसपैठी हैं, तो घुसपैठियों की संख्या कितनी है? एक जो देहात में कहावत कही जाती है ना कि खेत में से चूहों को भगाने के लिए खेत में आग लगा देना, खड़ी फसल को फूंक देना। भाई, आप उन चूहों की पहचान कर लीजिए, उन घुसपैठियों की पहचान कर लीजिए। और बिहार तो एक ऐसा राज्य नहीं है जो सीमावर्ती राज्य हो, उसकी सीमा ऐसे किसी देश से मिलती हो जहां पे नेपाल से मिलती है, तो नेपाल से आना जाना हम लोग का लगातार है, उसमें कोई प्रतिबंध भी नहीं है। बेटी रोटी का संबंध है, कभी हमने रोका भी नहीं। नेपाल में भी आज भी केवल एक वोटर आईडी आपके पास हो, मैंने नेपाल की सरकार आपके वोटर आईडी कार्ड को मानती है जी। नेपाल में आप घूमने जाइए, आपके पास वोटर आईडी हो हिंदुस्तान का, आप सम्मानित नागरिक हैं। और वह वोटर आईडी कार्ड बिहार में जो निर्वाचन आयोग है नहीं मानता कि आप वहां के निवासी हैं और आप मान्य मतदाता हैं। ये विसंगतियां हैं। तो ये चुनाव को पूरी तरह से एकांगी बनाने की कोशिश है। यह मतदाताओं से मताधिकार को छीनना है, यह लोकतंत्र की हत्या है, यह संविधान का दमन है। सुनील जी, थोड़ा एक कदम आगे है। आप मताधिकार ही छीनना की बात मत कीजिए, नागरिकता छीनने की बात है ये। इस बात को समझिए। मैंने कहा तो कि संविधान का दमन है। सवाल यह बात है कि एक आपका वोटर आई कार्ड को पड़ोसी राज्य नेपाल मानता है कि आप वहां उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। आप जाइए हवाई जहाज से, आप टिकट लीजिए नेपाल का, आप त्रिभुवन सिंह एयरपोर्ट पे उतरिए, कोई आपसे आपका नहीं मांगेगा, आप पासपोर्ट दीजिए जी। आप केवल अपना आई कार्ड दिखा दीजिए कि मैं वहां का वोटर हूं। केवल आधार कार्ड नहीं मानते, कोई नहीं मानते। और उस इपिक को, आप उस वोटर मतदाता कार्ड को आप मानने के लिए तैयार नहीं है जी। हासिल क्या करना चाहते हैं? ये आज तक कितना खेदजनक है कि अभी तक निर्वाचन आयोग की तरफ से जो बातें छप रही हैं, सूत्रों के हवाले से छप रही हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सामने बैठकर लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए, आम नागरिकों के सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर आपने ये प्राविधान किया क्यों? इससे चुनाव में किस तरह की पारदर्शिता आ जाएगी? इस प्रक्रिया से किस तरह से आप जो अवांछित लोग हैं उनको मतदाता सूची से आप बाहर कर लेंगे? इस प्रक्रिया से कैसे आप सुनिश्चित कर लेंगे कि जो वाकई नागरिक है वो बचने नहीं पाएगा, सबके सब लोग मतदाता सूची में हो? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी केवल है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो
जो हर व्यक्ति एलिजिबल व्यक्ति है वह मतदान से वंचित नहीं रह जाए। ठीक, इस प्रक्रिया से कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं आप? आपको यह जवाब देना चाहिए, बिल्कुल, और जो आज तक निर्वाचन आयोग ने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। धनंजय जी, कहाँ के मतदाता हैं आप, बिहार के या मुंबई के? मैं कहीं का नहीं। कहीं के नहीं छोड़ा कहीं का नहीं छोड़ा, ये कहें तो ज्यादा अच्छा है। आवाज चली गई अचानक, अभी अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, बिल्कुल। उल्टा हो रहा है जी, मेरा जी, नाम जी। यहाँ कर दिया धनंजय मित्तल। अब मित्तल के नाम से मेरा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि मैं मित्तल तो हूं नहीं, मेरी वाइफ मित्तल रही है वो। जी। बहरहाल देखिए, ये क्या है ना, ये मूर्खों की सरकार है, मूर्खों के लिए और मूर्खों के द्वारा है। ये हम सबको काम में लगा दिया है। जो सुनील जी गिना रहे थे, इतने सारे सवाल थे, वो नालंदा जिला से, वो भी रिपोर्ट है कि नालंदा जिला के कल्याण बिघा गांव गए पत्रकार, वहां बात की। पूरे देश में कहीं जाइएगा, आम आदमी जो निवास प्रमाण पत्र के सुनील भाई साहब बात कर रहे थे, कोई प्रमाण पत्र, पहले ये प्रमाण पत्र दीजिए कि जो BLO है, जो ज्ञानेश कुमार है, वो बेईमान नहीं है, इसका प्रमाण पत्र पहले लेके आइए। जो ये बना रहा है वो बेईमान आदमी नहीं है, करप्शन ने उसको छुआ नहीं है, उसको सोसाइटी की विसंगतियों की हवा लगी नहीं है, ऐसा प्रूफ आदमी कहीं से लाइए ना एक। क्या ज्ञानेश कुमार बेईमान नहीं है? उनके अगर जांच की जाए उनकी प्रॉपर्टी की, तो क्या बेईमानी साबित नहीं होगी? किस आदमी की, जब इस देश के भिखारी की साबित हो जाती है कि बेईमान है, तो जो IAS ऑफिसर इतने बड़े बड़े पदों पे रहा है, तमाम BLO को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या BLO सब करप्शन फ्री है? क्या जो डॉक्यूमेंट बनता है SDM के यहाँ या सब डिविजनल ऑफिस में या ब्लॉक में, वो भ्रष्टाचार फ्री है? कोई एक आदमी बताए कि हाँ फलाना ब्लॉक जो है करप्शन फ्री है। एक नाम लीजिए बिहार स्टेट का, एक ब्लॉक, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए बाकी देश की। गुजरात का तो सत्यानाश है, गुजरात में तो कुछ होता ही नहीं बिना कमल छाप के। कमल छाप के पीछे लगा दिया जाता है वो गांधी छाप। लेकिन आप बिहार का कोई ब्लॉक, किसी आदमी से पूछ लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है जो करप्शन फ्री है। ये जीवेश कुमार मिश्रा एक मंत्री हैं अभी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, राजस्थान में जो है घोषित हो गए कि इनकी दवाई बनाने की फैक्ट्री जो है वो जाली है, गलत दवाइयां बनाते। तो आप संसद में जाते हैं तो पता लगता है कि 200 से ज्यादा सांसद पे आरोप हैं, तरह तरह के आरोप हैं, मर्डर के आरोप हैं, रेप के आरोप हैं, लूट के आरोप हैं, जमीन कब्जा करने के आरोप हैं। और अब तो नेता होने की पहचान ही यही है कि किसी का कुछ कब्जा कर दो, किसी की बेटी का पे कब्जा कर दो, किसी की जमीन पे कब्जा कर दो, किसी के घर पे कब्जा कर दो, किसी की नौकरी पे कब्जा कर दो। अब तो IAS ऑफिसर भी जो है गलत सर्टिफिकेट के आधार पर बनाए जा रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, अभी एक खबर आई है कि जो JNU में PhD के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इस बार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अब बताइए, ये जो मतदाता जो करवा रहे हैं, करवा के क्या करेंगे? क्या ये माना जाए कि इसका फुल प्रूफ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट ये देगा? और जो कह रहे थे सुनील भाई कि क्या कोई पर्ची दे रहा है कि हमने फॉर्म भरा या नहीं भरा, मुझे लगता है जरूर दे रहे होंगे सुनील भाई। मैं पता करूंगा गांव में कि देना चाहिए पर्ची। लेकिन पर्ची लेके क्या कीजिएगा? पर्ची है आपके पास, वो कहेंगे कि भैया पता नहीं क्या हुआ, आपका फॉर्म जो है उसमें गड़बड़, ये भरा गया, ये डॉक्यूमेंट नहीं था, तो आप क्या कीजिएगा? इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के वो यशवंत वर्मा या क्या उनका नाम है जज का, उसके खिलाफ नोट जो है इतना पकड़े गए, जले हुए नोट, फलाना नोट, इतना इंक्वायरी बैठ गई, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, वो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ? जिस देश में नकली न्यायालय चलता हो, इन्हीं के रिजीम में चलता है। गुजरात में चला नकली न्यायालय, बताइए नकली कोर्ट चल सकती है क्या? तो आप भ्रष्टाचार के नाम पर, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करें। जितना ED CBI ने छापे मारे जिन नेताओं के ऊपर, उन नेताओं में अधिकतम 90% नेता बीजेपी में शामिल हो गए और भ्रष्टाचार के आरोप बंद हो गए। इससे क्या साबित होता है? कुछ साबित करने के लिए बचा है क्या? अभी जो डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ चीफ ने जो बयान दिया है, उस बयान को पढ़िए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 3 देश से लड़ रहा था, 3 दुश्मन देश से लड़ रहा था जी।
चीन से भी लड़ रहा था, तुर्की भी था, तो क्या आप सोच रहे थे कि आप खाली जो है जो वहां पे आतंकवादी है उनसे लड़ने गए थे? इतने भोले हैं आप? आपका किससे दोस्ती है? एक आदमी बताइए, एक देश दुनिया में बताइए जो आपका देश दोस्त हो, जिसको ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार जो सबसे बड़ा दोस्त था आपका, वो अभी आपको जो है हर जगह छका रहा है, कह रहा है रूस से तेल मत लो, कह रहा है कि हम अब जो है डेयरी प्रोडक्ट और जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम आपके यहाँ भेजेंगे, आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो 500% आपके यहाँ लगा देंगे, हम आयात कर लगाएंगे। जी, कोई जगह है, एक जगह बताइए जहां पे इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। और वोटर लिस्ट वाला जो मैटर है राजीव भाई, बहुत सीरियस मैटर है। ये हो सकता है आप जो कह रहे हैं, जो संदेह जता रहे हैं कि भाई आपका अगर वोटर आईडी में नाम नहीं है तो आप नागरिक भारत के नहीं है, ये कह सकते हैं, ये तुगलक है। हालांकि मोहब्बत भी तुगलक का भी बड़ा अच्छा नाम लिया जाता है कि कुछ चीजें बड़ी अच्छी की, उनसे भी गए भी थे। और ये केवल 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 जो चला रहे हैं, इनको सवर्णों और बनियों इससे लेना देना, ये जो कहते हैं ना कि सवर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी, बस उसकी पार्टी है। और वो जो उसमें भी जो मजबूत लोग हैं, जो कमजोर लोगों के साथ ये नहीं है, बाकी इनके साथ सारे भ्रष्टाचारी, सारे लुटेरे, सारे बेईमान, सारे गुंडे सब बैठे हुए हैं। और तमाम तरीके के गुंडाई हो रही, कहीं आप भाषा के नाम पे मारे जाएंगे, कहीं आप प्रांत के नाम पर पीटे जाएंगे, कहीं आप जाति के नाम पर पीटे जाएंगे, कहीं आप धर्म के नाम पर पीटे जाएंगे, कहीं आप कमजोर हैं इसलिए पीटे जाएंगे, आप पीटे जाएंगे। मैं पर्सनली तौर पे बताऊं, मैं बहुत परेशान नहीं हूं इस बात से कि वोटर आईडी है कि पासपोर्ट है कि नहीं है, कुछ नहीं है भाई, तुम जो चाहते हो करो, तुम्हारे बाप का राज है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाप का राज कब तक रहेगा? ये एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपके बाप, और ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से लड़े नहीं, इमरजेंसी के समय बोले नहीं। कब बोले? ये जब सत्ता में आए तो। वाजपेयी जी का भाषण सुनिए आप, अभी वाजपेयी जी का मैं छोटा सा एक टुकड़ा पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो बता रहे थे कि देश जो है क्या है, हमारा देश गोडसे जो है जिंदाबाद नहीं हो सकता है, गोडसे का संबंध आरएसएस से नहीं है। मोदी जी से पूछिए, मोदी जी क्या बोलते हैं। तो जो अपने ही बापों को नहीं माने, उस व्यक्ति से क्या आप उस पर भरोसा कर रहे हैं कि कोई अच्छा काम करेगा? उसके किए से आपको लगे कि अरे क्या कुछ नहीं होने वाला है, समझिए वो 20% को ही रहने दे वोटर आईडी कार्ड, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। जीत लेंगे बिहार, पता हो जाएगा, बिहार में मोदी जी प्रधानमंत्री, वहां मुख्यमंत्री भी जाके बन जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? आम आदमी का दिल जीतना जो है सबसे मुश्किल काम है, जो नहीं जीत सकते। इनको नफरत खाली भाषा आती है, ये इसको तोड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे। फाइनली दुनिया के नक्शे में नरेंद्र मोदी की हैसियत क्या रह गई है, ये जरा हमको कोई समझाइए। कौन सा देश इनके साथ खड़ा है? कहां इनकी इज्जत हो रही? ट्रंप 20 बार बोल चुका है कि सीज फायर मैंने कराया। अभी मैं पढ़ रहा था, एस जयशंकर बोल रहा है मैं वहां बैठा हुआ था जब मोदी जी से बात हो रही थी उपराष्ट्रपति की, मोदी जी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं है पाकिस्तान से। अरे जंगल में मोर नाचा किसने बात देखा भाई? वो तो बोल रहा है राष्ट्रपति वहां का, अमेरिका का। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात सुनेंगे लोग या नरेंद्र मोदी की बात सुनेंगे लोग? दुनिया में कोई किसकी बात सुनेंगे? आप घाना जाके क्या लेके आओगे? तो ये फ्लॉप है, पूरी तरह से फ्लॉप है। अब है कि जब तक ये नशा नहीं टूटेगा हिंदू का, जब तक व्यवस्था पे जो कब्जा किया हुआ, इससे लड़ेंगे नहीं। जब तक होना है, आवाज चली गई आपकी। संविधान हटाइए, संविधान तो ये चाहते भी नहीं। संविधान को कब इन्होंने चाहा? संविधान को कब इन्होंने पसंद किया? संविधान की किस बात को, किस अनुच्छेद को इन्होंने पालन किया? कोई अनुच्छेद बताइए कि जिसका पालन किया इन्होंने? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी एक काल है, एक समय है जिसको अमृत काल कह रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं। ये कार्यक्रम में और उन मुद्दों को जो बहुत गंभीर मुद्दा है जिससे आपकी नागरिकता पर भी बनाई है, इसलिए ये सवाल यहाँ उठता है, सवाल पैदा होता है। जब आपको अपना जन्म स्थान बताना है, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना है, तो आपको चिंता होनी चाहिए। और अभी से थोड़ी देर पहले एक वीडियो अभी आया है इनका, तेजस्वी यादव का, जिसमें कह रहे हैं वो कि 2024 का चुनाव फिर तो फर्जी था। अगर ये पूरा का पूरा वोटर लिस्ट फर्जी है तो आपने इस वोटर लिस्ट को ही कर दिया। आइए जरा सुन लेते हैं। और फिर अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत देर से माफ़ी चाहूँगा, बहुत देर से आप बने हुए हैं, आपके पास भी आता हूँ। ज़रा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव फर्जी था। सुनिए। यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा।
और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपनी देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। तो सुन रहे थे अमलेंदु जी, ये बड़ी साजिश है, ये कह रहे हैं यहाँ पे साफ साफ और फर्जी है। अगर आप इस पूरे वोटर लिस्ट को आप अगर कह रहे हैं दोबारा बनाने के लिए, फिर 2024 से पहले क्यों नहीं बनवाया? 2020 के चुनाव के बाद बनवा लेते। 5 साल का वक्त था। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, बहुत वाजिब प्रश्न। और ये प्रश्न राजीव जी हम लोग 3-4 दिन से लगातार उठा रहे हैं कि भाई जिस मतदाता सूची पे आपने 2024 का लोकसभा चुनाव करवाया और उस मतदाता सूची के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गठबंधन है एनडीए, उसको बिहार में 56 बहुमत मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि 240 पर अटक गई भारतीय जनता पार्टी। इसके बावजूद अगर सरकार बनी है आज, तो बिहार की वजह से ही सरकार बनी हुई है नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो राजीव जी, क्या जैसे हमने पहले भी कहा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई खुन्नस है चुनाव आयोग की, इसलिए इस तरीके के लाया गया है कि ताकि ये साबित हो जाए कि 2024 का चुनाव जो है वो सही मतदाता सूची पे नहीं हुआ, घुसपैठियों के वोटों पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए। तो क्या चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कान तो नरेंद्र मोदी के खड़े होने चाहिए कि भाई आप जिन वोटों के आधार पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं उन मतदाताओं को बताया जा रहा है घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं। तो नरेंद्र मोदी बांग्लादेशियों के प्रधानमंत्री हैं। अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा ना हो कल को चुनाव आयोग कहे कि नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश डिपोर्ट करके आओ, क्योंकि ये तो बांग्लादेशियों के वोट पर प्रधानमंत्री बने हुए। चुनाव आयोग राजीव जी कुछ भी कर सकता है। जैसे कहा चुनाव आयोग ने कि हम तो ये नया चुनाव आयोग है, नई तरीके की बातें करता है, तो नया चुनाव आयोग नई तरीके की बातें कर सकता है। या फिर राजीव जी इसका कारण एक और हो सकता है कि निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ पाए, तो निशांत कुमार का वोट ना बनने पाए तो पूरे 8 करोड़ बिहारियों से कहो अपना वोट साबित करो। तो निशांत कुमार के पिताजी का चूंकि जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो इसलिए जो है निशांत कुमार का वोट नहीं बन पाएगा। तो निशांत कुमार का जब वोट नहीं बनेगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे मुख्यमंत्री के दावेदार निशांत कुमार हो जाएंगे। तो एक निशांत कुमार को रोकने के लिए क्या ये सारी कवायद की जा रही है? अब तो राजीव जी हर एंगल से सोचना पड़ेगा, कोई एक आध एंगल नहीं, तमाम एंगल से सोचना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है इस षड्यंत्र में। अब इसके बाद राजीव जी सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई जो हमारा जो पूर्व सेना प्रमुख रहा, उसके बाद में मोदी जी का मंत्री रहा, उसके 2 बर्थ सर्टिफिकेट थे। और मामला कहां तक गया, अदालतों तक पहुंचा कि साहब कौन सी मानी जाए उसकी जन्म तिथि जो। तो जहां इतना ज्यादा घपला हो राजीव जी की वायु जो हमारा थल सेना अध्यक्ष है उसके 2 जो है जन्म तिथियां हो और वो मंत्री बन जाए जिसकी 2 जन्म तिथियां हो, और आप कहना है कि साहब अपना उसका मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेकर आइए सब लोग, और माता पिता के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लेकर आइए, तो कहाँ से ये लाया जाएगा? तो राजीव जी ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, षड्यंत्र कोई बहुत बड़ा है। या तो चुनाव आयोग मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है ये बताने के लिए कि आप बांग्लादेशियों के वोट से आप प्रधानमंत्री बने, हिंदुस्तानियों ने आपको वोट नहीं दिया। चूंकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 2024 की जो मतदाता सूची थी वो फर्जी थी, ये तो चुनाव कह रहा है, तभी तो कह रहा है कि हम इसका कराएंगे। फिर राजीव जी अगर ये ठीक है तो अभी 6 महीने पहले आपने मतदाता पुनरीक्षण करवाया था इसी बिहार में, आपने अद्यतन की थी वो अपनी मतदाता सूची। तो भाई 6 महीने पहले जो आपने सूची अद्यतन की थी उस सूची को फिर आप क्यों नकार रहे हैं? तो यानी अपनी ही आप मतदाता सूची को नकार रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और ये कुछ ना कुछ राजीव जी अंदर कुछ चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश में है, वहां गए हुए हैं, और यहाँ बताया जाता है कि मोहन भागवत जो दिल्ली में कोई बैठक कर रहे हैं संघ के कार्यकर्ताओं की, उनकी पदाधिकारियों की। तो चल क्या रहा है कि इसके पीछे मसला क्या है राजीव जी? ये गंभीर षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में है, चुनाव आयोग पीछे ही उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा है। अब हर एंगल से सोचना पड़ेगा, चूंकि नया चुनाव आयोग है राजीव जी, जैसा कि कहा मुख्य चुनाव नहीं, पहला चुनाव है, हर एंगल से सोचना पहला चुनाव है, पहला चुनाव है। अभी
गद्दी पे बैठे पहला हैं चुनाव अभी। भी है राजीव जी, और हाँ, और नया चुनाव आयोग ये भी कहा है कि नए तरीके से सोचता है। तो जब नए तरीके से सोच रहा है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शायद कोई षड्यंत्र चुनाव आयोग में हो रहा है राजीव जी। प्रधानमंत्री लौट के आए और लौट के आने से पहले ही कुछ ना कर दे चुनाव कुछ आयोग। नया करना है डॉक्टर साहब, ये कुछ नया करने के चक्कर में तो नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। क्या इतना करके मान लिया वोटर्स 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कट गए, जीत मिल जाएगी एनडीए को? ओवरऑल अगर एनडीए के नेता नहीं जा रहे हैं इसका विरोध जताने के लिए चुनाव आयोग में, न पटना न दिल्ली, तो ये माना जाए कि एनडीए को इससे फायदा है, तभी तो नहीं जा रहे हैं, तभी तो उनके नेता चुपचाप बैठे हैं, कोई बयानबाजी नहीं। और जो बयान है वो कह रहे हैं, अभी एक उपेंद्र कुशवाहा का बयान देख रहा था मैं, कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है अभी, कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग अच्छा कर रहा है, ये करना चाहिए, बहुत बढ़िया है, अच्छा कर रहा है। यानी जो बयान आ रहा है एनडीए के नेताओं के, वो बयान यही कह आ रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि यहाँ मामला बिल्कुल फिट है। लेकिन फिट कैसे हो जाएगा? थोड़ा इंजीनियरिंग मैं भी पढ़ा हूँ, इसलिए थोड़ा वो गणित में समझ नहीं पा रहा। सब ये उस वाली इंजीनियरिंग जी डॉक्टर साहब, ये वो वाली जो आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है उसका मामला नहीं है, ये चुनाव इंजीनियरिंग का मामला है, जिसमें विशेषज्ञता हासिल है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी शाह को। और उनके इस इंजीनियरिंग विभाग में एक उप विभाग है चुनाव आयोग का, इसलिए मंशा बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी तरह से वहां जीत हासिल करना है। अमलेंद्र जी अभी कई लोगों के प्रमाण पत्र मांग रहे थे, मैं तो कह रहा हूं इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति अपनी असली मार्कशीट दिखा दे तो हम सब कुछ स्वीकार कर देंगे। देश का मुखिया अपनी मार्कशीट दिखा दे। पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं, कौन ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो अपनी डिग्री न दिखाने के लिए इतना पसीना बहाता हो, जो हमारे प्रधानमंत्री बहा रहे हैं, उनकी सरकार, गृह मंत्री सब लगे रहते हैं। तो अमलेंद्र जी हम तो अकेली उसकी उम्मीद जताएं कि किसी न किसी प्रधानमंत्री की वो पवित्र मार्कशीट और डिग्री देखने को मिलेगी। संयोग से तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव का उल्लेख किया कि अगर ये मतदाता फर्जी हैं, नकली हैं, इनके पास प्रमाणिकता नहीं है मतदाता होने की, तो पिछले चुनाव भी शून्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर ये मतदाता आज से सिर्फ 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में वोट डालते समय वैध मतदाता नहीं थे, तो उनके मतों से चुने गए सांसद कैसे वैध हो सकते हैं, और उन सांसदों का नेता कैसे प्रधानमंत्री हो सकता है? अब पिछले चुनाव की बात हो रही है तो इसमें एक चीज और हम लोग जोड़ लेते हैं, ये तो वोटबंदी का मामला है। इससे पहले वोट बढ़ोतरी की बात लगातार राहुल गांधी उठाते रहे। महाराष्ट्र का मामला बार बार प्रमाणित होकर सामने आ रहा है। 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा में वोटों की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की बात सामने आई, लेकिन उसी पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी सीट के आंकड़े भी सामने आए। मुझे नहीं मालूम वो देवेंद्र फडणवीस वाली खबर के साथ में ही आए या उसके बाद, मेरे संज्ञान में अभी आए। चंद्रशेखर बावनकुले की विधानसभा सीट का नाम है कामठी। यहां पर 96 बूथ पर चुनाव से पहले 10% से ज्यादा वोटों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, और इन 96 में से 94 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है जब वोटों की गिनती बाद में। मजेदार बात यह है कि इनमें से एक बूथ पर 100% से ज्यादा वोट बढ़े, यानी जो एग्जिस्टिंग वोटर थे, जो उस वक्त वर्तमान वोटर थे और मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हुआ, उसके बाद 100% वोट बढ़ गए। आखिर उस बूथ में इतने सारे लोग कैसे रहने आ गए? वे कौन से घर थे? झुग्गियां थी, मल्टी स्टोरीज थे, इंडिपेंडेंट हाउस थे, जो कल तक अगर 4500 थे तो अगले दिन वो 9000 कैसे हो गए? चुनाव से पहले 100% की बढ़ोतरी, और इन 96 में से 94 बूथ पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले और चंद्रशेखर बावनकुले
वहां से चुनाव जीते। यद्यपि ये कामठी सीट पहले कांग्रेस की परंपरागत सीट हुआ करती थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए वोट बंदी तक पहुंच चुकी है, वोट बढ़ोतरी से। इसके जरिए, बिहार के जरिए आने वाले कल में पूरे देश के सामने भी ये चुनौती आने वाली। चुनाव आयोग अपने द्वारा जारी किए गए वोटर आईडी को भी मानने को तैयार नहीं, आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं, जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है, जन्म स्थान की बात हो रही है। राजीव जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं तो चंबल के बीहड़ में उस गांव में पैदा हुआ जहां अस्पताल भी नहीं रहा होगा। मेरे पिता तो उधर जसवंत नगर इटावा और उसके पास यमुना के पास कहीं कचौरा घाट में पैदा हुए होंगे। अगर आज मुझसे कोई उनका जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो मैं कहां से लाऊंगा? कल को मैं, आप, हम सब लोग भी, मतदाता तो छोड़िए, इस देश के नागरिक भी नहीं रहे, क्योंकि चुनाव आयोग तो नागरिकता रजिस्टर बना रहा है। ये वोटर लिस्ट का काम थोड़ी हो रहा है, ये तो आपके हिंदुस्तानी होने का प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के ही हैं या नहीं। और अंतिम बात, अभी घुसपैठियों की बात शायद सुनील सर ने कही, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी घुसपैठियों का जिक्र करती रही, अमेरिका से हमारे घुसपैठी हथकड़ियों में भेजे गए, तो अब भारत सरकार ने भी वायुसेना के विमान में बांग्लादेश भेजे हथकड़ियों में बांधकर। अब इसको लेकर हल्ला मचाया जा रहा है, जबकि यूपीए की सरकार में 10 साल में 88,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी नागरिक बाहर भेजे गए जी, लेकिन वे इस तरह हथकड़ी में बांधकर नहीं भेजे गए। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में चुनाव आयोग बीजेपी के लिए जो कुछ कर रहा है, क्या सचमुच में चुनाव के वक्त बीजेपी के पक्ष में ये पूरी प्रक्रिया जाएगी, क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? और उसके लिए मैं फिर दोहराऊंगा, बिहार में सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एनडीए इस वक्त थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जी। सोशल इंजीनियरिंग, नीतीश बाबू इसमें माहिर कहे जाते थे, लेकिन क्या अब वहां पिछड़ रहे हैं? क्या नीतीश बाबू को ही फंसाने के लिए ये सब हो रहा है? लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बीजेपी डूब रही है और नीतीश बाबू को भी डुबाएंगे, ये है। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए जरा इसका राजनीतिक पहलू को? हम लोग इसके बहुत सारे टेक्निकल और नागरिकता सारी बातें हम लोग कर गए। समय हालांकि बहुत कम है, 15 मिनट का समय है और आप सबके पास आना है, तो जल्दी जल्दी इसके राजनीतिक पहलू को, चुनाव सामने है और 2 अगस्त को सूची सामने आएगी, 2 अगस्त को ऐसा बताया जा रहा है, आज ही देख रहा था कहीं लिस्ट। तो उससे पहले आखिर ये सब किया गया, इसके राजनीतिक पहलू को थोड़ा टटोलने की कोशिश कीजिए। तो जैसा तेजस्वी यादव कह रहे थे राजीव जी, ये बिहार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है और बिहार के नागरिकों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। मैं इसके राजनीतिक पहलू पे और एक छोटी सी बात जोड़ देता हूँ राजीव कि 2012 में भी एक ऐसा ही एक ड्राइव चला था दिल्ली में चुनाव आयोग के द्वारा, बेघर लोगों को मतदाता बनाने का जी। और उस वक्त बीएलओज ने रात में घूम घूम कर फ्लाईओवर के नीचे और फुटपाथ पर सोने वालों के वोटर आईडी बनाए थे। ये होता है मतदाता सूची को अपडेट करना, कि एक भी भारतीय न बच जाए जिसको वोट देने का अधिकार से वंचित रह जाए। ये तरीका होता है। जो राजनीतिक मामला, राजनीति में पहले ही कहा कि जिसको कहते हैं कि आप जो है शिनाख्त अपनी जो है वो दे रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं जा रही चुनाव आयोग में, बीजेपी की नींद क्यों नहीं टूट रही है, उनकी नींद में खलल क्यों नहीं पड़ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग एक कस्टमाइज्ड वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट बना रहा है, जिसमें बाकी दलों के लोग, समर्थक या उनको बड़ी बेरहमी से काटा जाएगा जी। और इसकी भूमिका पूरी बनी हुई है, इतना टफ बना दिया
वोटर आईडी बनाने को भी कि अगर ये पैमाना देश पे लागू हो जाए तो 140 में से 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग नागरिकता खत्म हो जाएगी उनकी। ये कैसा निज़ाम है? तो बेसिकली ये पूरी बेशर्मी के साथ, पूरी हठधर्मी के साथ और जोर जबरदस्ती से बिहार के लोगों की नागरिकता और उनके मताधिकार को खत्म करने का काम चल रहा है। अब वो चाहे 100 मतदाता बचे, चाहे 1 करोड़ बचे, 8 करोड़ में से 50 लाख बचे, लेकिन वो बीजेपी की सरकार को बनाने के लिए एक मतदाता सूची बन रही है और उसमें संविधान, परंपराएं, कानून, राजनीतिक शुचिता, मर्यादा सबको ताक पर रख दिया गया। तो ये बेसिकली यही काम हो रहा है। और एक आखिरी बात जोड़ दूं क्योंकि समय कम है जी। जब घुसपैठियों की बात होती है, घुसपैठियों का इस्तेमाल शब्द का ध्रुवीकरण के लिए होता है, यानी घुसपैठिया का मतलब मुसलमान। राजीव जी, बिहार के आप भी जानते हैं इस बात को, बिहार के 8 जिले नेपाल से लगते हैं। बिल्कुल। और अगर वहां पे अप्रवासी विदेशी होंगे तो ज्यादा नेपाल के होंगे बजाय किसी और देश के, और वो मुसलमान नहीं होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, ज़रा जल्दी से आपके पास आपसे भी समझना चाहता हूं, थोड़ा जल्दी बताइएगा कि क्या ये इसके राजनीतिक मायने क्या देखे जाएं, इस पूरे पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। ज्ञानेश कुमार नए नए हैं इसलिए, या कुछ और है इसके पीछे? इसका राजनीतिक मायने वही है जो राजनीतिक मायने आजमगढ़ का उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, रामपुर का उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, या गोया कि बीजेपी के खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल बन रहा है, ये जो पिछड़ों का एक एकत्रित करना, सरकार के खिलाफ एक जो सांप्रदायिकता की राजनीति को लेकर के उसका विरोध, संविधान के से खिलवाड़ करने को लेकर के उसका एक व्यापक विरोध, ये इसको लेकर के जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको भोथरा करने की कोशिश कि बिहार के चुनाव में परिणाम इस कदर लाए जाएं, जो बिहार में बात एक बनाई जा रही है कि यहाँ पे ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत मजबूत है, यहाँ पे पिछड़े अपने हक मांगने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, वो किसी भी तरह से समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। और जो ध्रुवीकरण की बीजेपी की राजनीति रही है राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के नाम पर, वो चलने वाला नहीं है। इस पूरे के पूरे नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश है, और इसका तरीका केवल यही है कि आप चुनाव को प्रभावित करने का ये सबसे छोटे स्तर का काम है, मतदाता सूची को प्रभावित करना है। यह काम अन्य चुनाव में आरोप लगाया विपक्ष ने, उस आरोप से निर्वाचन आयोग वरिष्ठ नहीं हो पाया। उसको जो उसको उसकी तरफ से सफाई आनी चाहिए थी, चाहे हरियाणा का चुनाव हो और चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, दोनों चुनावों में किस निर्लज्जता के साथ चुनाव को प्रभावित की जाती है, उसका एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही खुला उदाहरण है चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव। खुले आसमान के नीचे कैमरों के सामने एक निर्वाचन अधिकारी बाकायदे चुनाव परिणाम को प्रभावित करता हुआ दिखाई पड़ा, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो परिणाम आया, उस परिणाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने बधाई दी। ये आप चुनाव किस तरीके से कराना चाहते हैं, या चुनाव किस तरीके से कराए जाए, इसका संकेत पिछले दिनों से लगातार मिलता चला आ रहा है। तो राजनीति के उसके पीछे केवल है कि इस चुनाव को इस कदर ला दिया जाए, इस कदर परिणाम लाए जाए, जिससे सत्तारूढ़ दल के खिलाफ बनाया जा रहा जो नैरेटिव है वो कमजोर दिखाई पड़े। उल्टा भी तो पड़ सकता है, उल्टा भी तो उल्टा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ सकता है। लेकिन चूंकि आप सवाल है कि अगर यही पुनरीक्षण का कार्रवाई जब तमिलनाडु में होगी तो आप देखिएगा, केरल में अगर कराएंगे तब देखिएगा, चूंकि यह सत्ता में है ये। और दुर्भाग्य क्या है कि कम से कम नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, जो हमेशा से संविधान और नागरिक आजादी और अगले पिछड़ों की समस्याओं को लेकर के लड़ने वाला व्यक्ति के रूप में जिन्होंने अपनी इमेज बनाई हुई, जी,
उनके शासन में रहते हुए हो रहा है कि लोग कहाँ नस अधिकार से दबी हुई वंचित किए जा। धनंजय जी बताएंगे उनकी नस कहाँ दबी हुई है? नस ही नहीं रह गई है। देखिए उनकी नस नहीं दब गई है, उनका पूरा दबा हुआ है, क्योंकि अब वो उस रूप में है नहीं नीतीश कुमार। और ये बीजेपी को भी पता चल गया है कि अब नीतीश कुमार तो है नहीं, तो जीतेंगे कैसे। असल डर यहाँ है कि नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे हैं तो जीतेंगे कैसे। दूसरी बात, जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर और बाहर जो दफ्तर था, पोस्टर लगाए गए जहां नीतीश कुमार पीछे और वो आगे किए गए नरेंद्र मोदी, पूरे पटना में पोस्टर लगे हुए हैं इस तरीके के। अब हमें खबर मिली कि बीजेपी के दफ्तर में भी वो पोस्टर लगाया गया जिसमें नीतीश कुमार और मोदी साथ है, तो मतलब एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को जो 2020 में धोखा दिया इन लोगों ने, वो नीतीश कुमार के वोटर और उनकी पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। और जो अभी कह रहे थे सुनील भाई साहब, सही कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो संविधान की बात करते रहे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे, वो चुप क्यों है? नीतीश कुमार जब चुप हो जाते हैं तो परिणाम बड़े उलट हो जाते हैं। ये उनका इतिहास यही रहा है अब तक। और बीजेपी इस बात को जानती है कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ रहा है किसी भी कीमत। ये जो पागलपन का दौरा जो पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है। जो तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि ये बिहारियों की नागरिकता को चैलेंज किया है, ये बड़ा, ये गांव-गांव ये बात पहुंचेगी। आरएसएस के लोग गांव-गांव नहीं है। और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आपको याद हो अगर कि जब इलाहाबाद और पटना में रेलवे के नौकरियों में गड़बड़ी हुई थी, तो उसमें किस तरह से पटना में, बिहार में आग लगी थी, बीजेपी के 2 दफ्तर जलाए दिए गए थे, बड़े दफ्तर। मैं इस बात को उकसा नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आपको रास्ता नहीं छोड़ते ना, हमारे गांव में कहावत है कि बिल्ली को अगर मार रहे हो तो एक दरवाजा खुला छोड़ दो, नहीं तो फिर नरेटी दबा देंगे। अगर वो इसी पोजीशन में आप ला देंगे देश के नागरिकों को, तो वो वाला दौर अब नहीं है जो सब गुलाम थे, कुछ समझते नहीं थे। अब बीजेपी का सारा खेल एक्सपोज हो चुका है। नीतीश कुमार या जो और लोग हैं, उनको पता है कि ये हमको मरवा देगा। बाहर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मोदी मरवा दिया सबको। मरवा दिया का मतलब क्या हो रहा है? मरवा दिया का होने मतलब होता है कि अब जीतने वाले हम किसी कीमत पे नहीं है। और ये जो किया है ना, इसका बहुत, आपने कहा कि इसका नुकसान, भयंकर नुकसान होगा, आने वाला समय बताएगा। अभी तो 2 जगह है बताने का। एक तो 30 तारीख को जब ये मतदाता सूची बाहर आएगी, कितने लोगों के नाम है, कितने लोगों के नाम नहीं है, जब ये निकलेगा मतदाता सूची तब पता चलेगा क्या हुआ। और उसके बाद जो रिपरकशन होगा वो चुनाव से लेकर के सरकार बनने तक तमाम जगहों पे दिखाई पड़ेगा। और बिहार, वो गुजरात तो बिहार है नहीं, मैं नहीं मानता हूँ बिहार गुजरात है। और बिहार का रिएक्शन बड़ा भारी होगा अगर होगा तो। हम तो चाहते हैं ऐसी स्थिति न बने, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा देश के लिए। बिहार कई आंदोलनों का जनक है। बिहार से ही देश आज़ादी की तरफ बहुत तेज़ गति से बढ़ा था, और बिहार से ही एक और आंदोलन निकला जिसके बारे में बाद में जो परिणति ये हुई कि देश को इमरजेंसी के हालात में से गुजरना पड़ा। तो बिहार कई आंदोलनों का एक ऐसा स्थान है, ऐसा राज्य है जहाँ से उम्मीद की जाती है और जहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से वो बहुत ही परिपक्व होते हैं। तो ये भी राजनीति अगर चल रही, इसलिए ये सवाल आखिरी दौर में मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि अगर ये राजनीति है तो बिहार के लोगों को तो ये बात समझ में आएगी आज न कल। 87% लोगों इनकी जो विज्ञप्ति आई, प्रेस रिलीज चुनाव आयोग की, कि 87% हमने BLO के थ्रू फॉर्म बंटवा दिए हैं। अब कहाँ बांटे हैं, किसके हाथ में दिए हैं, वो तो भगवान जाने, वही जाने। BLO, भगवान भी क्या जानेंगे, आजकल भगवान भी किनारे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं, तो वही जाने चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, पहले राजीव कुमार जानते थे। लेकिन है दुखद। एक छोटा सा कमेंट चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी, और आप इसके क्या राजनीतिक मायने देखते हैं, ढूंढते हैं? अगर उल्टा पड़ गया, अगर NDA के ही वोटर्स कट गए, अभी तक बल्ले बल्ले, अभी तक महिलाओं के दम पे, युवाओं के दम पे आप कूदते थे, महिलाओं को लेकर, और अभी भी खबर ये चल रही है कि बीजेपी किसी महिला को अध्यक्ष बनाने जा रही है। ये खबर भी चल रही है पिछले 2-1 दिनों से। बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो, तो कोई महिला हो सकती है, निर्मला सीतारमण हो सकती हैं, पुरंदेश्वरी हो सकती हैं, कोई भी।
तो उस पर भी आएंगे कभी। लेकिन जिन महिलाओं, जिन युवाओं का जिक्र करते थे नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं महिलाओं को कष्ट हो रहा है। आज की रिपोर्ट देखिए, उन्हीं महिलाओं को तकलीफ हो रही है। अमलेंदु जी, कौन सी राजनीति है? लेकिन राजीव जी, अगर महिलाओं को कष्ट हो या आम नागरिक को कष्ट हो तो मोदी जी को आनंद आता है। और ये मोदी जी ने पिछले अपने 11 साल के शासनकाल में बार बार साबित किया है, हर बार साबित किया है कि जनता को कष्ट में देखकर उनको बड़े आनंद की अनुभूति होती है और उनका दिल बड़ा प्रसन्न होता है। आपदा में अवसर उनको ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। नोटबंदी से लेकर और कोरोना काल तक राजीव जी, हर मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि उनको जनता की पीड़ा में बड़ा आनंद आता है। और ये इसीलिए शायद बचा गया है कि जनता को पीड़ा हो और उसके बाद फिर मोदी जी आकर नमूदार होंगे और फिर बताया जाएगा कि मोदी जी अब जो है बहुत देवता बन के उतरे हैं और मोदी जी ने सारा मामला सुलझा दिया और चुनाव आयोग को ऐसी फटकार लगाई कि चुनाव आयोग ठीक हो गया और मोदी जी के वोटर जो थे उनके सबके वोट बन गए। अब हो राजीव जी इसका उल्टा भी सकता है और मुझे जो लग रहा है अब उल्टा ही होगा, क्योंकि अब ये बात राजीव जी आम जनता में जाने लगी कि चूंकि बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है बिहार में, तो हार से बचाने के लिए मोदी जी ने तरकीब लगवाई है चुनाव से। ये संदेश राजीव जी आम जनमानस में चला गया। अब हार रहे हो या नहीं हार रहे हो, बात का मसला होगा कि हारेंगे कि नहीं हारेंगे, लेकिन ये संदेश चला गया कि मोदी जी बुरी तरीके से हार रहे हैं, बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। हाँ, ये संदेश चला गया। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये पहले जो खबर आई, जो सर्वे हुए हैं, उन सर्वे में तो यही आया कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, महागठबंधन की सरकार बम्पर वोटों के साथ बन रही है, बम्पर सीट्स के साथ बन रही है। लगभग 200 सीटें आ रही हैं, पौने 200 सीटें आ रही हैं महागठबंधन की। ये खबर आई और इससे बौखलाए हुए अब चुनाव आयोग भी, चूंकि विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ साठगांठ किए हुए है,